इस उत्तर पूर्वी दिल्ली को एक नई पहचान दी है। आज मोदी सरकार के 8 साल का जहां हम लोग वर्णन कर रहे हैं, वहाँ मनोज तिवारी जी के कामों का भी वर्णन बखूबी जनता के माध्यम से सुनते हैं तो हमारा मन गर्वित होता है। हमारे सांसद जी हमेशा जनता से तत्परता से मिलते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, कोई समस्या हो, पुलिस की, डीडीए की, किसी प्रकार के केंद्र की, मंत्री की, हर समस्या को सांसद जी दूर कराने का प्रयास करते हैं। इतने सारे काम बहुत जल्दी हम 8 साल के कामों की एक लिस्ट जारी करने वाले जनता को हमारे सांसद ने 8 साल में क्या काम किया है, अगले 1 हफ्ते में वो सांसद जी की पूरे कामों का विस्तृत ब्यौरा हम जनता के आगे दे देंगे। आप सब आए, आपका स्वागत है। अब मैं अपने सांसद मनोज तिवारी से अनुरोध करूँगा वो आपको विस्तृत जानकारी दें। श्री मनोज तिवारी। इसके बिना ही करते हैं नहीं सर, उसको रहते हैं। ठीक। दोस्तों नमस्कार आप सभी को। आज हम अपने दोनों जिलों के, अपने लोकसभा के दोनों जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी और नवीन शाहदरा के जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद जी के साथ और हमारे जिस जिले के कार्यालय में बैठ के हम लोग आज प्रेस से बात कर रहे हैं, उसके प्रभारी हमारे सत्यनारायण गौतम जी और प्रदेश में प्रवक्ता ब्रजेश राय जी और अपने दीपक जी, इनके साथ और अपने पूरे ज़िले की टीम के साथ हम आपको पिछले 8 साल के हिसाब किताब देने के लिए मीडिया के थ्रू हम आपके सामने बैठे हैं। आप सब महत्वपूर्ण चैनलों के लोग, लोकल वेब न्यूज़ के हमारे पत्रकार भाई बहन, आप सब इतनी संख्या में 8 साल का हिसाब जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा भी मोहन जी ने कहा, हम सबसे पहले अपने लोकसभा की बातें ही सोचते हैं कि हमारे लोकसभा में क्या क्या हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम 8 साल का हिसाब देते हैं तो निश्चित रूप से एक सांसद होने के नाते देश की सरकार का भी क्या योगदान रहा, क्या कार्य रहा, ये भी हमको बताना होता है। तो हम दोनों को रखेंगे बहुत संक्षेप में। सबसे पहले हम थोड़ा राष्ट्र स्तर पे अगर देख लें तो आज आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सिर्फ संसद की सीढ़ी पे मत्था संजोग से नहीं टेका था, अपना सिर पार्लियामेंट को मंदिर समझ के केवल संजोग से नहीं झुकाया था, बल्कि उसके पीछे एक शपथ थी कि हे भारतीय लोकतंत्र के पवित्र सदन संसद, हम आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो हम जनता से किए हुए वादों को पूरा करके ही अपने को सत्य सिद्ध करेंगे। और आज जब हमारे 8 साल बीते हैं, नरेंद्र मोदी जी लगातार हिसाब किताब दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोग इसी जिले से बेनिफिशरी से मिलते हुए प्रधानमंत्री जी को देखा। उसके कुछ दिन पहले भी आप लोग देखे होंगे, जिनको जिनको बेनिफिट हुआ है हम उनसे बात करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री एक गांव की सामान्य व्यक्ति से बात करते हैं, जिस बहन को कभी अपने छत का कल्पना भी नहीं था कि होगा, उनको भी छत मिला है और उनसे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, जो हम सबको सिखाता है, हमें भी वो प्रेरणा देता है। और इसी आधार पे कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग इस 8 साल को कुछ महत्वपूर्ण बनाते हैं। उसी में से हमारे पास, जैसा आपने कहा था, अंत्योदय ही हमारा मूल मंत्र है।
अंत्योदय शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के थॉट से आया था हमें। जो सबसे अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके आंगन में कैसे खुशी मिले, तभी हमारा अंत्योदय सफल होगा। उसके तहत ये मंत्र, ये केवल कहने का मंत्र नहीं था, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हम 2.5 साल से मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये अंत्योदय का हिस्सा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम अभी तक 1 करोड़ 22 लाख आवास स्वीकृत कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ये शहरी का बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ 22 लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ 3 आवास हमने स्वीकृत करके लोगों को दिया। मतलब इस देश के 3 करोड़ और लगभग 3 करोड़ 50 लाख लोगों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया। दिल्ली उससे वंचित है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में नहीं लागू। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने 11.22 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया, जिसमें दिल्ली में भी एक बड़ी संख्या में इसका कार्य देखने को मिला है। हर घर नल से योजना के अंतर्गत 6.2 करोड़ नए आवासों को पिछले 3 वर्षों में नल के पानी की सुविधा दी है। इसमें एक एग्जाम्पल बताऊं तो बुंदेलखंड एक ऐसा जगह था जहां ट्रेन से पानी भेजना पड़ता था। आज वहां नल से घर घर जल जा रहा है और उसकी खुशी में बुंदेलखंड ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत 29.6 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण का वितरण किया गया है। आप कहीं भी दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे तो हर सड़क पे इसके लाभार्थी मिल जाएंगे और हम आए दिन इनको और ढूंढ रहे हैं और 10,000 रुपये का लगभग ना के बराबर ऋण के ऊपर उनको देते हैं। जब वो 10,000 से काम करके वापस कर देते हैं, फिर 10,000 देते हैं, फिर उसके बाद 20,000 जब वो चुकाते हैं तो फिर 10,000 देते हैं। ऐसे 30,000 रुपये तक उनको स्वनिधि योजना के तहत दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना चूँकि दिल्ली में लागू ही नहीं हुई, लेकिन आप सबके जानकारी के लिए बता दें कि इसके अंतर्गत वैसे तो 55 करोड़ लोग आते हैं देश के, लेकिन उनमें से जो बीमार होगा उसी को इलाज होगा ना। तो 3.2 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया गया है। और ये बताते हुए मुझे दिल्ली के संदर्भ में कहना पड़ता है कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो इस पर पूरी तरह से कुंडली मार के बैठे हैं, दिल्ली में जब किसी को लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक एक बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति को जब इसकी ज़रूरत पड़ती है और सरकार उसको देती है तो उसकी खुशी उस परिवार से पूछिए जिससे दिल्ली के लोग महरूम हैं। 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। मतलब 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आयुष्मान कार्ड बना लिए हैं। 55 करोड़ लोगों को कहते हैं अपना कार्ड बनवा लीजिए, लेकिन कई बार होता है कि वो बीमार नहीं है, उनको लगता है तो नहीं, उसमें भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 190 करोड़ से ज़्यादा, अब तो हम लोग 200 करोड़ का टच करने वाले हैं आंकड़ा। हम लोगों ने मुफ्त वैक्सीन, जो लगभग एक वैक्सीन 600 रुपये की पड़ती है, वो हम लोगों ने देश के लगभग 200 करोड़ लोगों को दिया। और यहाँ ये भी ध्यान रहे मेरे मीडिया के भाई बहन कि हम पूरी दुनिया में इस कोविड काल में सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देश बने। 8,727 जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही। हम आपसे चाहते हैं कि जन औषधि केंद्र का प्रचार
जैसे हम सब कर रहे हैं, हमारे भारत सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मीडिया भी अगर इसको एक समाज सेवा के रूप में लेगी, जहां हम 600 रुपए की दवाइयों को 60 रुपए में देते, जेनरिक दवाइयां हैं, ये सारी दवाइयां, जो दवाइयों का जो मूल तत्व होता है उसमें वही दवाइयाँ होती हैं जो अंग्रेजी दवाओं की दुकान पे उसको 600 रुपये में पाते हैं, वही जनौषधि केंद्र में आप 60 रुपये में पा सकते हैं। 400 की दवाई 40 रुपये में पा सकते हैं। तो जनौषधि केंद्र एक बहुत बड़ी सोच है नरेंद्र मोदी जी की, और आज उसकी संख्या बढ़ती जा रही है देश में। हम भी अपने क्षेत्र में हम भी सांसद के रूप में अपने क्षेत्र में 12 जनौषधि केंद्र का उद्घाटन कर चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में 15 नए एम्स खोले गए। मैं अभी एम्स कमेटी का जो सुविधा समिति होती है उसका चेयरमैन बना हूँ, और आप सबको जान के खुशी होगी कि जिन शहरों से सिर्फ एम्स में दिखाने के लिए लोग दिल्ली आते थे, अब उन शहरों से एम्स के लिए आना उनका बंद हो गया है, अपने शहर में उनका इलाज हो रहा है। अगर एक प्रकार से देखें तो पूरी आज़ादी के 70 साल में मात्र 6 एम्स बने थे, और 2014 से अब तक लेकर के हमने इसकी संख्या को 22 कर दिया है। पिछले 8 वर्षों में आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि जिस देश में मात्र 44 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज हम 8 साल में अपने देश में 200 नए मेडिकल कॉलेज खोल चुके। 200 नए मेडिकल कॉलेज खोल चुके। प्रत्येक जिले में अब मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पे हम काम कर रहे हैं। हमारे देश में लगभग 688 जिले के आसपास है, 700 के आसपास है, एग्जैक्ट मेरे संख्या पे न जाएं, आप इसको देख सकते हैं। लगभग 700 जिले, और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, इसका शपथ भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य विभाग ले चुका है। प्रत्येक ब्लॉक में हम फिट इंडिया केवल कहते नहीं नरेंद्र मोदी जी, फिट इंडिया को अचीव करने के लिए अभी जो नई योजना है हमारी, प्रत्येक ब्लॉक में, देश के प्रत्येक ब्लॉक में हेल्थ और वेलनेस सेंटर का एक केंद्र खोलने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ चुकी है। आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 300 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा चुके हैं। हमारे देश में ब्लॉक की संख्या अगर आप उसका अगर स्टडी करेंगे तो ये आंकड़ा ऐसा हो जा रहा है, और वो सारे वेलनेस सेंटर पे सारे टेस्ट मौजूद रहेंगे। ये हमने सदन में भी बात कही थी। अब हम आते हैं किसानों की समृद्धि पे। हमारे देश का किसान समृद्ध हो, ये तो सभी कहते रहे हैं, लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत हम लोग प्रत्येक एक जो निश्चित आय वाले, जिनको हम गरीब किसान कहते हैं, छोटे किसान कहते हैं, उनके अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना 2-2 हज़ार का किस्त अभी 10 करोड़ किसानों को हमने शास्त्री पार्क के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर करते हुए शिमला से देखा। अभी पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.30 करोड़ किसान परिवारों को 1.82 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। और देश के स्वास्थ्य पे कोई बल नहीं पड़ेगा। किसानों के लिए पहली बार कुछ करने वाला ये कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 3 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसपी के अंतर्गत अधिक फसलों को जोड़ा गया तथा एमएसपी लागत का 1.5 गुना किया गया। निश्चित रूप से देश में एक बड़ा अजीब सा विरोध हुआ, हमने उसके सामने नतमस्तक भी किया अपने आप को, लेकिन फिर भी आपको जान के खुशी होगी
क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, यहाँ भी बहुत लोग किसान होंगे, परिवार जिनके खेती करते होंगे। हम जो धान हम 1240 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचते थे गांव के किसान, आज वो लोग 2000 रुपया प्रति क्विंटल का MSP हुआ। एग्जैक्ट गेहूं की कीमत ऑलमोस्ट दोगुनी हो चुकी है। और कई ऐसे अनाज हैं, आपको समय थोड़ा कम मिलता है, हम लोग अर्बन लोग हैं, रूरल नहीं हैं। लेकिन जब इसमें जाइएगा ना, कभी आप अगर किसी दिन सोचिए कि हम एक MSP का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो आपको इतना अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी राजनीति में आए तो नकारात्मक बातों की चर्चा, निगेटिविटी को उन्होंने मुद्दा बनाया। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज में कोई कमी नहीं है, भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वी हैव टू अचीव, लेकिन उसी कमी को हम ऐसा लेकर के जनता को खौला दें और उसका निदान नहीं दें, तो ये निगेटिविटी की राजनीति होती है। वो उन्होंने किया, लेकिन ये जो पॉजिटिव स्टैंड है हमारा, जो हम बता रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। किसानों के लिए और भी बहुत सारे कार्य हैं। हम चलते हैं नए भारत की नारी शक्ति। अब जैसे आप कहेंगे नए भारत की नारी शक्ति, हर नारी का ध्यान चला जाता है, क्या किया है? आप सोचें, यहाँ बैठा हुआ कौन है जिसके गांव में उसकी माँ धुएं में खाना नहीं बनाई हो, धुएं से उसका आंख नहीं खराब हुआ हो, वक्त से पहले बूढ़ी नहीं हुई हो। हमारे देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सोचा और आज PM उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को 9 करोड़ LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिसपे 40-40 हजार रुपए का ब्लैक लगता था। जनधन खातों के माध्यम से 25 करोड़ महिलाओं को बैंक से जोड़ा जा चुका है। अब उनका कोई बेईमानी नहीं कर सकता, उनसे गलत उनका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, उनके पास बैंक है। और जिसका बैंक में अकाउंट है उसको 2 लाख रुपए की उसको लाइफ इंश्योरेंस। 75 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। 8 करोड़ महिला उद्यमियों को जोड़ा गया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं के नाम पर 80% ऋण दिए गए हैं। आपको यहाँ भी बता दूं, अभी भी अगर आप एक चौथे स्तंभ मीडिया के रूप में किसी ब्रांच से पूछें कि आपने स्टैंड अप योजना के तहत क्या किसी दलित बहन को आपने 1 करोड़ का लोन दिया, अगर उसने नहीं दिया होगा तो उसके हाथ पांव फूल जाएंगे। महिला को दिया, ऐसे लोगों को हमने हर एक ब्रांच को 2 लोगों को, जनजातीय जहाँ है जनजातीय 3 लोगों को 1-1 करोड़ का लोन मिनिमम इंटरेस्ट पे देना अनिवार्य कर दिया गया। उसका लाभ लेकर के आज कई दलित समाज के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो कल तक नौकरी मांगते थे, अब वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं। PM मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। सेना व सैनिक स्कूलों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया। सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया। मैं जो बहन बेटी हमारी गर्भवती हुई उसको पहले तो 6 महीना तक ही उसको रेस्ट दिया जाता था, अभी 26 महीने का उसको रेस्ट देने का प्रावधान किया। महिला सशक्तिकरण सिर्फ कहने की बात नहीं है। अब हम युवाओं पे आते हैं। युवा के नेतृत्व में विकास, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा देश में शिक्षा को बदलना बहुत आवश्यक, शिक्षा की नीति को बदलना बहुत आवश्यक था, क्योंकि हमारे भविष्य की पीढ़ियां तो स्कूल में जो पढ़ेंगी उसी के आधार पर खड़ी होंगी। आज भी हम लोग, जब हम लोग को पुराना हमारे किताब में पढ़ाया जाता था, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं,
चाह नहीं देवों के सर पे चढ़ूं, भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। अगर ऐसी कविताएं और भी पढ़ाई जाती तो हमें अपने देश के अंदर ही इतने गद्दारों को नहीं देखना पड़ता जो पढ़ाई लिखाई करके और हमारे संस्कृति को गाली दे रहे, देश को गाली दे रहे, देश को तोड़ने में लगे। एक फूल भी कहता है कि मुझे तोड़ के उस रास्ते में फेंकना जहां देश पर शीश चढ़ाने के लिए लोग जा रहे हैं। शिक्षा बहुत बड़ा बदलाव का कारण। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए, हम ऐसी शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाना शुरू किया है जिससे आपको 12वीं करते करते आपके हाथ में रोजगार होगा, रोजगार परक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो इसके लिए इसके अलावा हमने पीएम कौशल विकास योजना, हमारे सामने बैठे हुए तमाम लोगों के हाथ में मोबाइल है, आप वेब न्यूज चला रहे हैं, अगर चलाने ही नहीं आएगा, पोस्ट नहीं करने आएगा तो आप मोबाइल रहिए कि क्या करिए। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इसको स्किल्ड करें, लोगों को स्किल्ड करें। और आज के समय में मोदी जी एक बात कहते हैं कि 4 चीज हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, वरना उसको भी एक प्रकार का दिव्यांग माना जाएगा। वो 4 चीज क्या है? आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, आपको एनसीसी जैसी ट्रेनिंग हो जिसमें आपको कम से कम बंदूक चलाना आता हो, ट्रेन होना चाहिए, एनसीसी संस्थाएं हैं। तीसरा, मोबाइल आपको चलाना आना चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं मोबाइल रखे हुए हैं, हम कहे जरा एसएमएस कर देना, हाँ लड़कवा को बोल के करा देंगे, अभी पता चले वो बड़े बड़े पदों पे आ गए और मैसेज नहीं करने आता, उनको लिखने नहीं आता, वो हाथ से लिख सकते, मोबाइल में लिखते। स्किल्ड करना जरूरी है। हमारे यहाँ इतने ड्राइवर की नौकरी है, इतने कुक के नौकरी है, लेकिन जब वो ट्रेंड ही नहीं होगा और अपने छोटे से प्रोफेशन के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है, छोटे से प्रोफेशन के साथ ईमानदारी क्या होती है, तो इस पे हम लोग स्किल डेवलपमेंट कर करके आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें 1.32 करोड़ मतलब 1,32,00,000 लोगों को हमने अभी तक स्किल्ड किया है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है। आप अगर दिल्ली में भी देखें तो जो खुशी आपको NH-24 पे जाते समय होगी, जो खुशी आपको इस समय शास्त्री पार्क से गाजियाबाद बॉर्डर तक जाने में होगी, जो खुशी आपको सिग्नेचर ब्रिज पे चढ़ने में होगी, जो खुशी अब से थोड़े दिन बाद जब हम ये मेट्रो लाइन बन रही है, सड़क के ऊपर सड़क, भजनपुरा की बात कर रहा हूँ, और उस सड़क के ऊपर मेट्रो, अभी आपको मैं 5-6 दिन में उसका नक्शा रिलीज करूँगा कि भजनपुरा की एक बड़ी समस्या क्या थी। जब हम बीच से रेलिंग लगा दिए थे तो उधर की दुकान उधर रह गई, उधर की दुकान ऐसा लगता है दोनों अलग अलग शहर हैं। हम उसको बदलने जा रहे हैं। हम इस वजीराबाद रोड के ऊपर एक सड़क बना रहे हैं जो खजूरी ब्रिज से उतरने के बाद फिर से उठ जाएगी हवा में, और फिर यमुना विहार का जो अगला ब्रिज आता है गोकुलपुरी वाला, वहाँ पे हम नीचे लेकर के फिर उसको कनेक्ट करेंगे ताकि भोपरा बॉर्डर तक जाने के लिए एक भी सिग्नल न रहे। इसके लिए भी हमारा काम लगभग अंतिम चरण में है। 1 साल और आपको ये खुशी मिलेगी। और उसके सबसे ऊपर जो शिव विहार मेट्रो जा रही है, उससे निकल करके एक मेट्रो जिसको मजलिस पार्क तक हम ले जा रहे हैं, उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमें याद ही रखना चाहिए, हम 2014 में आए थे तो सिग्नेचर ब्रिज नहीं था। हम 2014 में आए थे तो इस लोकसभा के अंदर मेट्रो नहीं आती थी। हम जब 2014 में आए थे तो यहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं था। आज 3 सेंट्रल स्कूल, 2 तो एक खजूरी में, एक वेलकम में पढ़ाई शुरू हो गई है, और बुराड़ी में जो हम करने जा रहे हैं वो इस दिल्ली का एक बेस्ट स्पॉट बना के देंगे। अगर आप किसी दिन जाएंगे, तेज़ी से ज़मीन को भरने का काम शुरू हो गया है, और हम वहाँ पे न सिर्फ सेंट्रल स्कूल बल्कि नवोदय विद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे हम DDA का एक जोनल सेंटर बनाने जा रहे हैं।
और वहाँ पे हम अंधे बच्चों के लिए एक हॉस्टल भी बनाने जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आज जब मैं यहाँ आया तो जब मैं घर से लेट होके निकला, क्योंकि आज वर्ल्ड साइकिल डे है। हम लोग सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, थोड़ा थक गए तो सो गए, और जब तक जगह थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं अपने घर से यहाँ 36 मिनट में पहुँच गया। उसमें योगदान किसका है? उसमें योगदान शास्त्री पार्क वाली सड़क, जिसके लिए हमको आमरण अनशन करना पड़ा। जिन लोगों को फेमस होना चाहिए था सड़क बनाने के लिए, वो फेमस हो गए सड़क न बने इसको रोकने के लिए। आज अगर उनको जेल हुई है तो उसमें बहुत बड़ा उनको पाप लगा है, वही जो शास्त्री पार्क की सड़क रोक के बैठे हुए थे लोग, उनका पाप उजागर हुआ। हम बिना नाम लिए कुछ बात कह रहे हैं, आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है हमारा। तो आपको जान के खुशी होगी कि उड़ान योजना के अंतर्गत 87 लाख लोगों को हवाई यात्रा का उपयोग करने में हमने सक्षम बनाया। हमने 80 नए हवाई अड्डे बनाकर ऑलमोस्ट अंतिम चरण में है, और 20 और जिनका काम शुरू हो रहा है, उसका नक्शे का काम, DPR का काम चल रहा है। 27 शहरों में 63 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से मेट्रो रेल का निर्माण किया जा रहा है। ये सारी बातें कहते हुए हमें 709B की भी याद आ रही है, जो अपने क्षेत्र में हमने 709B, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसी क्षेत्र के मीडिया चैनल ने जो हमारा 709B मतलब अक्षरधाम से शास्त्री पार्क होते हुए, खजुरी होते हुए, श्यामली, बागपत, सहारनपुर, देहरादून, हम आपको जो वादा किए हैं नितिन गडकरी जी, नरेंद्र मोदी जी के टीम के एक प्रमुख साथी, कि हम आपको खजुरी से 2 घंटे में पहुंचाएंगे देहरादून, उसका काम भी एक व्यवधान के बाद शुरू हो चुका है। वो भी आपको हम जब 2025 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके दरवाजे जाएगा हाथ फैला करके, तो आपको 709B स्पष्ट आपको दिखेगा। हो सकता है आप उस समय तक चल भी रहे हो। इसके साथ साथ चूंकि मजबूत ढांचों से हमारा विकास हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रौद्योगिक संचालित भारत की पहचान देती हैं। प्रौद्योगिकी संचालित भारत, 132 करोड़ से अधिक नागरिकों को, इस पर विचार करिएगा, 132 करोड़ प्लस भारतीय नागरिकों को आधार कार्ड दिया जा चुका है। अब हम 125 करोड़ वाले देश नहीं है, अब हम 132 करोड़ तो आप कहीं भी डेटा वाइज बोल सकते हैं। भारत ने विश्व स्तर पर डिजिटल भुगतान के संबंध में, लेन देन में भारत दुनिया का प्रथम स्थान प्राप्त किया है, डिजिटल लेन देन। दोस्तों, आपको हो सकता है कि आपको कभी कभी लगता होगा ये समाचार क्या है, लेकिन एक महीने में 1,32,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन होना देश में, उन आर्थिक विशेषज्ञों को कितना करारा तमाचा है जो बोलते थे कि भारत में कभी टैक्स कलेक्शन हो नहीं सकता। अगर हम कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से फ्री अनाज दिया, जिसके ऊपर लगभग 2,20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो पैसा कहां से आया? पैसा तो इसी देश के लोगों का। और इसी देश में कुछ लोग ऐसा किए थे कि आज तक हम लोग ऑयल बॉन्ड भर रहे हैं, यूपीए का ऑयल बॉन्ड हम भर रहे हैं। और जब उनके भ्रष्टाचार का हिसाब होता है तो फिर कई लोग आ जाते हैं कि हम युद्ध लड़ेंगे। बड़ी आप देख रहे होंगे, आपको हंसी भी आती होगी, जब जब किसी को जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ रही है तो उसका नेता आता है, कहता है हम झुकेंगे नहीं, मतलब भ्रष्टाचार करते रहेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। मतलब कहते तो क्या ईमानदारी से लड़ेंगे, और लड़ने चले हैं
तो इसी को मैं कल एक कविता के रूप में कहा कि कहाँ तो चले थे समाज में, कहाँ तो चले थे समाज में बचाने के लिए ईमानदारी को, और कहाँ सारी ताकत लगाए हुए हैं बचाने में खवाला कारोबारी को। कोई सुनेगा क्या कहेगा। कल मैं एक बहुत बड़े देश के एक बहुत प्रमुख चैनल पे मैं बात कर रहा था और हमारे सामने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे संजय सिंह जी। वो हमको कहते हैं कि 3 साल हो गया, 3 साल से आप आरोप क्यों नहीं सिद्ध कर पाए। मनीष सिसोदिया जी के संदर्भ में बात हो रही थी। मैंने, यहाँ बैठे नीलकांत बख्शी ने, प्रवेश वर्मा ने, मनजिंदर सिरसा ने, हरीश खुराना ने, कपिल मिश्रा ने, ये सब हम लोगों ने केस किया हुआ है। और जैसे ही हमने ये कहा कि इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, मीडिया को मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं सर कि हम हिसाब भी दे रहे हैं, तो हिसाब लेने के हम अधिकारी हैं कि नहीं है। और हमने यही कहा कि दूध का दूध पानी का पानी करो। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसकी जो छत है वो कड़ी कुंडी की छत नहीं है, इसको बोलते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर। हमारे दिल्ली में CPWD, PWD, MCD एक फ्रेज यूज करती है, PS और SPS, परमानेंट स्ट्रक्चर और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर। सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक प्रकार से टेम्पोररी, जो कड़ी कुंडी की छत होती है, जिसको निकाल करके दूसरा हम कोई काम कर सके। तो हम परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं 8.5 से 9.5 लाख रुपए में एक कमरे का, उतना ही आकार का जितना उन्होंने बनाया है। और वो कड़ी कुंडी की छत बना रहे हैं 32 लाख रुपए। क्या दिल्ली के लोगों को ये हिसाब मांगने की जरूरत नहीं है? कल हमारे दिल्ली के नालायक मुख्यमंत्री, ये शब्द मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, मेरे ऊपर केस होगा, डिफेमेशन होगा तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आप लायक तो नहीं हैं। जो लायक नहीं होता उसको नालायक बोलते हैं। और लायक आप इसलिए नहीं है कि कल भी मैं गोकुलपुरी विधानसभा में सांसद आपके द्वार कर रहा था और महिलाएं सड़कों पे घेर के हमको सड़कों पे घेर के, और जो बहनें थीं हमें पानी के लिए चित्कार करती हुई दिखी। अगर मैं आपको थोड़े समय के लिए वो वीडियो दिखाऊं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी मन दुखी हो जाएगा वो वीडियो देखने के बाद, जहां पे हमको सड़क पे महिलाओं ने घेरा और घेरने के बाद उन्होंने जो बातें कहीं, ये दृश्य हर जगह गली में जाने पे निकलता है। और मैं समझता हूं कि ये आपसे अनभिज्ञ नहीं है, हम उनको लायक कैसे कह सकते हैं। उन्होंने, अब मैं उनको नालायक मुख्यमंत्री कहना चाहता हूं जब तक दिल्ली की समस्याओं का निदान न हो। लायक बनने के लिए आप प्रयास करो, आपको दिल्ली की जनता ने आपको मौका दिया है। आपको जान करके दुख होगा कि जब हम लोगों ने कहा कि इस घोटाले की जो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है इसकी जांच हो जाए, तो वो जांच का ही मांग करने में डिफेमेशन केस लगा दिया हमारे ऊपर। मैं डिफेमेशन केस लड़ रहा हूं रावजी कोर्ट में। हमें समझ नहीं आता है कि अगर कोई आरोप लगा है तो उसकी जांच कराने में आप क्यों परेशान हैं। तो मैं जब हिसाब दे रहा हूं दिल्ली को, अपनी लोकसभा को, तो मैं हिसाब मांगूंगा भी सर। ये कहते हैं नहीं मैं ही जांच एजेंसी हूं, मैंने चेक कर लिया, कागज सब ठीक है। तो
तो आपने इस तरह से कहा कागज़ ठीक है। आज जब वो पकड़ा गया कि दिल्ली का पैसा हवाला कारोबार से 16 करोड़ 88 लाख रुपया, तो स्वयं सत्येंद्र जैन ने स्वीकार किया कि हाँ इतना हवाला से हमने लिया, ये स्वीकार किया है। तो स्वीकारोक्ति में तो 1 करोड़ भी बहुत है। आप बेईमान हैं, आप भ्रष्ट हैं, आप गद्दार हैं, आप जनता के गद्दार हैं। और आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम ईमानदार लोग हैं, आप एक फर्जी कंपनियां बना के सेल उसमें डाली गई कलकत्ता में, दिल्ली का पैसा कलकत्ता जाता है, और 200 बीघा जमीन इसी दिल्ली में बेनामी संपत्तियों का कागज है, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो 200 बीघे की बेनामी संपत्तियों पे मैं तो कह रहा हूं, हमारा मांगना है कि उन 200 बीघा पे हम दिल्ली के झुग्गी झोपड़े के लोगों को घर बना करके देंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारी सरकार आने दीजिए। तो मेरे भाई बहन, इन सारे परिदृश्य में हमारा लोकसभा कहां खड़ा है? हम कई बातों को स्वीकार भी करते हैं। हमारे ऊपर सवाल उठता है कि गलियां टूटी हुई हैं, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। एमसीडी को जिस प्रकार से वित्त रोका गया, हमने उसमें भी एक बड़ा कदम उठाया है। मैं थ्रू मीडिया दिल्ली की जनता को, सदन से भी हमने अपने स्पीच में कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हमने वापस एमसीडी को यूनिफाइड किया है और कुछ समय बाद चुनाव होगा। लेकिन अब जो व्यवस्था आएगी, हम किसी सफाई कर्मचारी को, किसी एमसीडी के डॉक्टर को, किसी एमसीडी के शिक्षक को, किसी एमसीडी के कर्मचारी को हम उसके वेतन के लिए सड़कों पे बैठने की नौबत नहीं आने देंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारे पास यूनिफाइड एमसीडी होने के बाद थोड़ा समय ले रहे हैं, सारी व्यवस्था ठीक होकर हम जाएंगे चुनाव में। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जान के अच्छा लगेगा। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना है, हमारे ऑफिस के मुश्किल से 400 मीटर दूर यमुना विहार में पासपोर्ट केंद्र है, जो दिल्ली होता था। 15 दिन में आपको पासपोर्ट मिलता है। हमारे क्षेत्र में रिवर फ्रंट बन रहा है। अभी हम लोग विदिन 15 डेज हम एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी के साथ उसका दौरा करने वाले हैं। हम खजूरी के जाम को 709 भी और ये वजीराबाद से जाती हुई सड़क के मार्फत 0 सिग्नल बनाएंगे। खजूरी से बहुत सारे लोग हमसे, हमारे को मैसेज करते हैं। कई चैनल्स हैं जो उनका हेड ऑफिस खजूरी में है, वो लोग हमसे बराबर सवाल भी करते हैं। बस मैक्सिमम 1 से 1.5 साल हमें दीजिए। 709 बी के निर्माण के साथ सिग्नेचर ब्रिज से आते समय आपको करावल नगर से उधर जाना हो बॉर्डर की तरफ, वहाँ भी नहीं रुकना है, सीधे जाना है, वहाँ भी नहीं रुकना है। आपको दाहिने शास्त्री पार्क जाना होगा, वहाँ भी नहीं रुकना होगा। ये सारी चीज़ें करने के लिए हम थोड़ा लेट जरूर हुए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन कोविड पे हमारा कोई जोर नहीं था। बीच में कुछ लोगों ने तरह तरह की अड़चनें भी डाली हैं। तो इन सारी चीज़ों को बताने के साथ साथ एक भी, जितेंद्र महाजन जी आप आ जाइए हमारे मंच पे। जितेंद्र महाजन जी रोहतास नगर के विधायक हैं। हम एक और ध्यान में लाके आज की अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सवाल जवाब में जाएंगे। मेरा आखिरी पॉइंट, और वो है, हमने अपने क्षेत्र में 24 एकड़ लैंड ऐसे लोगों से मुक्त कराया जो माफिया उस लैंड पर ऑलमोस्ट कब्जा कर चुके थे। उसको घेरा जा चुका था, उसको विवादित बनाया जा चुका था। ऐसा ही राठी मिल का पार्क 5 एकड़ का पार्क, ऐसा ही खजूर वाला पार्क 5.25 एकड़ का पार्क, वैसा ही हर्ष विहार में एक लैंड तो कल हम उसका विजिट किए जो 55 एकड़ है। और 55 एकड़ लैंड
एलजी ने पूरी अच्छी तरह से उसको डीएम को सुपुर्द कर दिया, और उसमें कोई आदमी कोर्ट में जाता है, बाउंड्री भी करा चुकी है सरकार, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की कुछ न कुछ तो ऐसी मिली भगत है जो किसी न किसी को उस 55 एकड़ जमीन पे आगे बढ़ा के उसको कब्जा करने की बुरी नीयत रख रहा था, जिसको कल मैंने उस नीयत में ही छेद कर दिया। अब वो नहीं कर पाएंगे, मैंने विजिट किया, सबके सामने लाया है। आपको भी मौका मिले तो हर्ष विहार के उस जगह पे जाइए, और वो जगह हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा और खासतौर से गोकुलपुरी विधानसभा सीमापुरी के लिए एक ऐसा सेंटर होगा जहां भविष्य में स्टेडियम भी होगा, बड़े पार्क्स भी होंगे, एक बहुत बड़ा आईटी पार्क डेवलप करूंगा। ये सारा प्रोग्राम हमने कल की योजना में एसडीएम के साथ बनाया, डीएम को बताया, और एलजी साहब सीएस को बताने जा रहा है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी करना है। हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने अपने फंड से लगभग 14 करोड़ रुपए का सीसीटीवी लगा रखा हूं। उसमें हालांकि थोड़ी सी हमें एक चुनौती भी आ रही है। बीच में हमारे यहाँ दंगे हुए, और दंगों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुँचा तो इंसानों के बाद अगर दूसरा किसी को पहुँचा तो कैमरों को पहुँचा है। फिर भी हम उस क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आज के लिए पर्याप्त हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसी सवाल से बचने की नीयत नहीं रखते हैं। हमारे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। वो चाहे किसी कास्ट की बात हो, किसी कम्युनिटी की बात हो, हमारे लिए सबका साथ सबका विकास ये मात्र नारा नहीं है सर, हमारे लिए ये हमारा मूल सिद्धांत है। और हम चाहे प्रधानमंत्री आवास दे रहे हो, चाहे हम फ्री इलाज दे रहे हो, चाहे हम लोगों को अनाज दे रहे हो, हम कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इसमें भेद नहीं करते हैं, और ना हम करेंगे। वोट के आधार पे हम कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक बार फिर से धन्यवाद आप सबको। आपके सवाल स्वागत है। सर, आपने 8 साल के अपने काम गिनाए, 8 साल के काम 8 पॉइंट के हिसाब से 8 काम वो गिना दीजिए जो आपने किए, सिर्फ अपने काम। देखिए, अगर 8 पॉइंट करेंगे तो मैं कहूँगा सिग्नेचर ब्रिज, शास्त्री बाग फ्लाईओवर, सीलमपुर ब्रिज फ्लाईओवर का डबलीकरण, हमारे यहाँ मेट्रो का आना, पहली बार सेंट्रल स्कूल का बनना, मीत नगर सबौली हॉल्ट का बनना जहाँ 4-4 ट्रेनें रुक रही हैं, और इसके साथ साथ पासपोर्ट ऑफिस का बनना, 200 करोड़ रुपया मुद्रा लोन के रूप में देना, और मुझे लगता है 8 तो हो गया। मेरा ये जब मैं सोचना शुरू करता हूँ तो ऐसे ही ऊपर से आता है, निकलता है। केंद्रीय विद्यालय बताया। मनोज जी, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दी गई है, उसमें मेन एप्लीकेंट कौन है, कुछ जानकारी है इस बारे में? उसमें हम भी हैं, मेन एप्लीकेंट में हम भी हैं, डिप्टी सीएम के खिलाफ। डिप्टी मनीष जी? हाँ, उसमें मैं भी हूँ। आप हैं उसमें? हाँ जी हाँ। और कौन है उसमें? हरीश खुराना, प्रवेश वर्मा, मंजिंदर सिरसा। कपिल मिश्रा बाद में उसमें शामिल हुए थे, अब वो भी है। अब नीलकांत बख्शी भी है उसमें। तो नई दिल्ली के डीसीपी को पहले आपने दी, बाद में उन्होंने मांग किया एंटी करप्शन ब्यूरो को, ऐसा? हमने ये शिकायत आज से 2.5 साल पहले दिया था, 2.5-3 साल पहले, और तभी उन्होंने, चूँकि कल हमारी उनके प्रवक्ता संजय सिंह से बहस हो रही थी, वो कहते हैं एसीबी हमारे अंतर्गत नहीं है। आप सब जानते हैं कि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो, उसके ऊपर दिल्ली सरकार का उनका नियंत्रण रहता है, और एसीबी ने हमें कोर्ट में ये कहा कि अभी मनोज तिवारी और टीम के ऊपर डिफेमेशन केस है, इसलिए अभी इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं उसी को मुद्दा बनाया। धन्यवाद, एसीबी 3 साल बाद ही सही उसने निर्णय किया कि नहीं, इसमें जांच बनती है, और वो जांच आगे बढ़ गई।
सर बुराड़ी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है सर। जी सर कुछ एक तो टॉयलेट की समस्या है पूरी बुराड़ी विधानसभा के अंदर, टॉयलेट नहीं है पूरी बुराड़ी में रोड पे सार्वजनिक, इस पर आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया? हम लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट से कई बार क्या होता है, देखिए हमारे पास बड़ी लैंड होती है, वो दूर होती है, जो लैंड ऑलरेडी दिल्ली सरकार के पास है, जगह उनको निश्चित करना पड़ता है। लेकिन हम इस शिकायत को अभी हम विदिन 6 मंथ हमारा टारगेट मुझे पता चला है, मैं बुराड़ी में, क्योंकि हमने बहुत सारे बायो टॉयलेट बनाए, लोग 200 बुराड़ी की समस्या दूर करेंगे। सर एक यमुना किनारे अब एक टैंकर माफिया और रेत खनन बुराड़ी में सबसे ज्यादा चल रहा है, प्रशासन ने इस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। दिल्ली के अंदर रेत खनन सबसे ज्यादा है बुराड़ी। ये हमें भी शिकायतें आती हैं, लेकिन अगर कोई डिटेल स्पेशल हो तो मुझे दे दीजिए, मैं जरूर एक्शन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन हो रहेगा, आपने अभी ग्राम सभा की जमीनों की बात करी, बुराड़ी में तमाम ग्राम सभा की जमीनों पर राजनीतिक लोगों का कब्जा है, इस पर क्या करें? हमने ऑलरेडी चिट्ठी दिया है ना आनंद जी, हमने अभी ग्राम सभा की ज़मीनों को उसका लिस्ट बना लेने के लिए हमने अभी चिट्ठी लिखी है। अगर हम 1 महीना बाद आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं तो हम आपको जानकारी देंगे। सर पूरे उत्तर पूर्व दिल्ली में एनक्रोचमेंट एक बड़ी समस्या है, बट एनक्रोचमेंट ऑन विच प्लेस? ऑन रोड एंड फुटपाथ ऑल्सो। इसमें जब कोई सामाजिक संगठन कार्य करने के लिए आगे जाता है तो पुलिस प्रशासन और एमसीडी दोनों से प्रताड़ित होता है, बिकॉज बॉल एक दूसरे के पाले में फेंकते हैं। लेकिन अमूमन देखा जाता है जब दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी या कोई वीआईपी जब एंट्री होती है तो विदाउट हेल्प ऑफ एमसीडी सारे एनक्रोचमेंट हटा दिया जाता है। तो एक निवेदन भी है और साथ ही प्रश्न भी है कि एनक्रोचमेंट क्यों सड़कों पर इतना है? अगर आप खजूरी से करावल नगर भी जाएंगे तो सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है और बाकी की सड़क बांटी गई है ऑटो वालों को भी, उसके बाद रेहड़ी पटरी वालों को भी, रेहड़ी पटरी वाले भी अपने पीछे 4 फुट जगह छोड़ के आगे खड़ा करते हैं। कंसर्न कोई भी पुलिस वाला हो। मैं आपका प्रश्न समझ गया और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे तो आपको धन्यवाद करना है कि आपके कहने के बाद हमने चिट्ठियाँ भी लिखी और अभी हम कोशिश में हैं कि हमारा ये मेट्रो वगैरह बन जाए, क्योंकि मेट्रो बनते समय तो हमको इससे भी थोड़ा सा बाधा रहेगी। लेकिन आप जान लीजिए सारे रास्ते खुलने के बाद हम इस पे कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। सभी जो लोग, क्योंकि जो रोजगार करने वाले हैं उनको हम जगह देना चाहते हैं, उनका हम अलग जगह निर्धारित कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि जो सामान बेच करके जीविकोपार्जन करते हैं उनके हम दुश्मन हैं, हम उनको भी सही जगह देंगे। और जैसे ही हमारा ये मेट्रो फेज और खजूरी का हम काम कर लेते हैं, हम ऐसे लोगों को जो सड़कों पे इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे, अपने लास्ट दिशा कमेटी की मीटिंग में भी इसको उठाया है, रोड सेफ्टी का भी चेयरमैन हूँ इसलिए भी उठाया है। तो आपकी बात को मैं, हमारे लोग न्यूज़ भाई आप लोग देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, हमें इसको अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेना चाहूँगा। पहला एक निवेदन है कि जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आज की है, ऐसी अगर डीएम मैम और डीसीपी साहब के साथ आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के साथ करें तो शायद कुछ और भी बातें निकल के आए। दूसरा एक निवेदन था सर, ये बहुत अच्छा सुझाव है मोहन जी, जितेंद्र भाई, इसको आप नोट करो और आप इसको लीड कर लेना और अजय महावर से बात कर लीजिए। अजय और आप मिलके दोनों जिलों के डीएम को मिला करके अलग अलग कर लेंगे एक जिले का। बहुत अच्छा सुझाव है। आखिरी ऑर्डर सर, अभी आधार कार्ड के एकदम से मारामारी हुई थी, जब भी हर साल बच्चों के एडमिशन की बारी आती है तो यहाँ के क्षेत्र में या तो डीएम ऑफिस जाना होता है, कड़कर डोमा जाना होता है, जो कि बड़ा एक लेंथ, एक परिवार को छुट्टी लेकर के एक बाप को भी जाना होता है। इसके लिए निवेदन है कि जब प्राइवेटली 600 रुपये में बन जाते हैं इलाकों में, तो इसके लिए क्यों ना हर ब्लॉक में भी एक ऐसे आधार की सुविधा तैयार की जाए आधार कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि एक जो आदमी दिन में 300 कमा रहा है वो 600 रुपये बनाने के लिए दे रहा है प्राइवेटली। इसका मैं जांच करवा लूँगा। हाँ, इसका मुझे और भी डिटेल्स आप दीजिए। अकॉर्डिंग एक सांसद के रूप में मैं इसमें जो करना होगा करूँगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि सोनिया बयान में डबल कुश्ते के लिए काफ़ी आपसे डिमांड की गई है और अभी तक लोगों को ये जानकारी नहीं मिली आखिरकार वो क्यों रुका हुआ है। डबल कुश्ते की वजह से आए दिन कोई न कोई ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सभा को गुजरात जो आपने बोल दिया हुआ गाँव है उसमें कार्य में क्यों देरी हो रही है?
वहीं पर सभापुर गांव में 2 महीने से पानी नहीं जा रहा है जल बोर्ड का। अच्छा। पानी 2 महीने से बंद है। सभापुर वाले बेचारे बहुत परेशान हैं और लगातार लोग दिल्ली सरकार से गुहारी लगा रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सभापुर में एक बहुत बड़ी समस्या थी सड़क की, जिसमें हमने लगभग 10 करोड़ रुपए लगवाकर वहाँ की सड़क बनवाई। और अब उसके बाद भी अगर वहाँ कुछ ऐसी बात आई है, 10 करोड़ रुपए की लागत से सभापुर में सोनिया विहार टोल टैक्स से सभापुर गांव तक सड़क का निर्माण कराया। अब आप जो बात कह रहे हैं वो उसको मैं टेकअप करता हूँ। आप आनंद समझ रहे हैं क्या बात बोल रहे हैं? ये प्रपोजल लगाया हुआ है, कल मीटिंग है चीफ इंजीनियर ये सड़क दोहरीकरण ना, जो पुस्ता रोड है सोनिया विहार की, हाँ, उसमें कल की अच्छी रिपोर्ट है। मैं उसमें लगातार कोशिश करते रहा हूँ, लेकिन कल जो मेरी आखिरी बातचीत हुई एलजी साहब से यहाँ आने के पहले, तो उस सड़क का मुझे लगता है कि स्वीकृति हम लोग की जो टेलीफोनिक बात है उस पर हो गई है। तो अब हम जल्दी उसको बना लेंगे। वो हम सौगात जो देना है हम दे देंगे उसको। हालांकि देखिए, वो सड़क हमारे अधिकार में नहीं है। गोद लिए हुए गांव में तो हमने बहुत सारे काम कराए हैं, और बहुत सारे काम जो, देखिए, गोद लिया हुआ गांव का एक अर्थ आपको समझना चाहिए। आप सभी को बड़ी विनम्रता से बताऊं, हम जहां भी गोद लेते हैं सांसद आदर्श गांव, ऐसा नहीं कि सांसद अपना सारा बजट उसी गांव में लगा देता है। वो कोऑर्डिनेट करता है लोकल गवर्नमेंट के साथ, और उस गांव को, क्योंकि वो गांव भी ऐसा चुनता है जो थोड़ा पिछड़ा हुआ गांव है। तो हम लोगों को दिल्ली में तो इतनी सारी परेशानी हुई है, मतलब अगर हम प्यार से भी बात किसी को फ़ोन करें तो वो टेढ़ा ही जवाब देता है। जैसे मैंने एक बार, आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले सत्येंद्र जैन जी को एक कॉल किया एक सड़क बनवाने के लिए। नहीं, माफ़ करिएगा, जो ये मीत नगर सबोली हॉल्ट है, उसका नामकरण लोग कहते थे कि मीत नगर सबोली हॉल्ट रखा जाए, और उसका पहले से नाम रखा हुआ है गोकुलपुरी। वहाँ के लोग चाहते हैं कि एक तरफ मीत नगर, एक तरफ सबोली है, तो उसका मीत नगर सबोली नाम हो। सत्येंद्र जैन जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, भाई साहब नमस्कार, आपके टेबल पे कागज़ है नाम बदलने का आपको? तो उन्होंने मुझे कहा कि मनोज जी सीबीआई से ही करवा लो। ये लाइन है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इस तरह का अप्रोच एक मिनिस्टर का एक सांसद से नहीं होना चाहिए। तो जो हम सांसद आदर्श ग्राम करते हैं ना, उसमें जब तक हमको लोग, अब हमने तो एक 10 करोड़ सड़क भी के लिए करी। आपको पता होगा, अपने फंड से हमने गेट बनवाया उस गांव का, बस स्टैंड बनवाया, मतलब बस स्टैंड बहुत अच्छा बना है। तो अब बस स्टैंड को भी डिस्टर्ब करने के लिए वो लोगों ने हमें एक तिरंगा लगा रहे थे, मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन कहेंगे बस स्टैंड के बिचवे में लगाएंगे। तो ये जो थोड़ी उनकी नीति है, हम चाहते हैं, देखो पॉलिटिकली हमारी विचारधारा है, हम आपके काम की निंदा करेंगे, आप हमारे काम की निंदा करो, लेकिन डेवलपमेंट वर्क में जब ये लोग एक दूसरे से बदला चुकाते हैं वो हमारे लिए दुखद है। बट उसके बाद भी हमने काफ़ी कुछ काम किया है, और मौका आते ही उसका संपूर्ण भी करा दूंगा। फ्रंट का बजट कितना है, टेन्योर, और उसमें अमेनिटीज कौन कौन सी है? यमुना रिवर फ्रंट में अभी हमने 10 एकड़ का इलाका लिया है। उस 10 एकड़ में वॉकिंग ट्रैक होगा, साइकिलिंग ट्रैक होगा, और जगह जगह झील डेवलप की जा रही है। और कुछ हम वहाँ पे ऐसे सेंटर भी दे रहे हैं जो इंटरटेनमेंट वहाँ आकर के लोग बैठ सकें और बोटिंग वगैरह कर सकें। इसका बजट कितना है भाई, याद है? 30 करोड़ का वर्क अवार्ड हो गया है। 36 करोड़ का वर्क अवार्ड हो चुका है। और मैं समझता हूँ ये पहला जो
पूरे दिल्ली का पहला रिवर फ्रंट यही है। और हम लोग के थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं, सब देते हैं, बट उसके बाद देखेंगे कि उसको और कैसे बढ़ाया जाए। हम तो चाहते हैं पूरे दिल्ली में रिवर फ्रंट बने। उसका टेन्योर तो 1 ही साल का था, लेकिन किसी कारण से वो थोड़ा डिले हुआ है, हाँ कोविड के कारण। तो कार्यकाल 1 ही साल में देना था, इसीलिए मैंने बोला कि एलजी और सीएस के साथ मैं यात्रा करूंगा और विजिट करूंगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में वो आपको चीज़ देखने को सर मेरा सवाल ये है, 1 मिनट पहले इनका हो गया। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 8 साल में आपने उत्तर पूर्वी दिल्ली का नक्शा बदल दिया, अभी आपने कुछ चीजें पॉइंट आउट की, लेकिन जब आप जीत कर आए थे उत्तर पूर्वी दिल्ली के पत्रकार बंधु आपसे डिमांड करते आए कि एक प्रेस क्लब यहाँ बना दिया जाए, लेकिन आप सिर्फ वादे और वादे करते आए। आप देखिए, सवाल हमारा ये है कि आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली के पत्रकार बंधुओं को प्रेस क्लब कब मिलेगा, इसके लिए क्या तैयारी करता रहना पड़ेगा? नहीं, ये आपका बिल्कुल सवाल सही है। मैंने कहा भी था और आज भी मैं उस पर आपको सॉरी बोलता हूँ, अभी मैं उसको नहीं कर पाया हूँ। लेकिन हमने एक जगह चिन्हित किया है, इसी रोड पे आगे जाके डीडीए की लैंड है और उसको मैं प्लान में ला रहा हूँ। मैं शास्त्री पार्क में भी हम अभी एक प्रार्थना किए हैं सरकार को कि एक सांसद कार्यालय बने। इस क्षेत्र में विधायकों का तो कार्यालय होगा, सरकार ने अपने जगह जगह बनाने को दिया है, पता नहीं जितेंद्र को मिला कि नहीं मिला, अभी मिल गया। लेकिन सांसद कार्यालय नहीं, सांसद जो भी हो, तो अभी मैं इस योजना में हूँ कि जहाँ सांसद कार्यालय बने वहीं मैं प्रेस का भी एक जो आपसे वादा है करूँ। अभी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी नीयत अभी भी करने की है। उसमें शुरू में जो हमने बोला था तब हमने नहीं सोचा कि ये एक अलग तरह का वर्क हमने बोल दिया, लेकिन इसको मेक इट पॉसिबल बना के दूंगा। थोड़ा सा अच्छा समय सर एक छोटा सवाल है, सोनिया बिहार में कुछ बच्चे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था कि हमारी गलियां टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, बारिश का पानी भर जाता है, हम लोग स्कूल नहीं जा पाते, उस पर सब थोड़ा ध्यान। जी, मैं उसको देखने भी गया था, उस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो यूनिफाइड एमसीडी होगी उसके विदिन 1 ईयर हम ये गलियों की समस्या को दूर कर सकते हैं। सर, ऐतिहासिक रामघाट पे आपने कई बार दौरा किया, आपके संज्ञान में है मामला? हाँ, रामघाट बिल्कुल, राम श्याम घाट ना है भैया, उसमें मैं बहुत गंभीर हूँ, जल्दी करूँगा उसको। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पे, आपके साथ हम लोग भोजन और पानी को वहाँ स्वागत है आपका। सर, पिछले 8 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन नहीं जारी की गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, जो बुजुर्गों का पेंशन दिल्ली सरकार ने कट किया है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी लड़ रहे हैं। बाबूजी, थोड़ा सहयोग करिएगा, धैर्य रखिएगा, हम इसको वापस करा के